अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में मुमकिन तौर के ऊपर क्या सियासी माहौल होगा जब चारों सूबों और वफाक में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कल इस्लामाबाद कौमी असम्बली में होना है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब जो हैं कि मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके अलावा सदारती इंतखाब का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ जो है कि महमूद खान अशक से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनके उम्मीदवार के तौर के ऊपर सामने आए हैं। एक तरफ ये प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया था। इस इलेक्शन के अंदर जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उस तनाजुर में आज हुआ। और पंजाब के अंदर हमने देखा कि एक बार फिर सियासी वर्कर्स की पकड़ धकड़, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ जो है वो देखने में आई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब ने हलफ उठा लिया है। उनकी पहली तकरीर को देखते हुए वफाक और KP के तल्लुकात की जो नोयत है वो किस किस्म की होगी आने वाले हफ्तों और महीनों में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं और ऐसे चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं जो केयर टेकर सेटअप के अंदर वज़ीर दाखिला थे, उनकी सियासी वाबस्तगी किसी और जमात से थी। फिर इलेक्शन शेड्यूल के वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया, एक सियासी जमात में गए, फिर दूसरी में गए और अब मुश्तरका तौर के ऊपर वहाँ पर वज़ीर आला बने हैं। ये सारे मामलात। और फिर सेनेट में बड़ी एक इंटरेस्टिंग करारदाद पेश हुई है जिसमें यह कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस वक्त बिगाड़ पैदा कर रहा है सोशल मीडिया। तो ये वो मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली सैर कामरान साहिबा हमारे साथ होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं काजी अहमद अकबर साहब, ये भी हमारे साथ हैं। और इस सिलसिले में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी हमें कुछ देर तक ज्वाइन करेगी। आगाज़ हम कर लेते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल में सदर और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। सैर कामरान साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि अभी तक असम्बलियों की तश्कील जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और सेनेट के अंदर भी आप पीपल्स पार्टी ने ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को कि सदारती इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए, जो नशिस्तें खाली हैं, लेकिन उनका शेड्यूल भी 14 मार्च को आया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप क्या समझती हैं कि जो इस इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए, क्योंकि 81 रिज़र्व सीट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, इसी तरह से कोई गालबन 11 सेनेटर्स हैं जो रिज़ाइन कर चुके हैं या जो अभी मुंतखब हुए हैं उन्होंने भी रिज़ाइन किया और कुछ फोत भी हुए हैं, उनकी नशिस्तें भी खाली हैं। तो इन हालात के अंदर ये जो इंतखाब होगा इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी आवाज़ रिटर्न हो रही है। तो बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख़्याल में इस वक़्त असेंबलियाँ तो आज बलूचिस्तान के अंदर भी चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, सिंध के भी चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, पंजाब की भी और KP के भी। तो और नेशनल असेंबली के अंदर भी कल जो है लीडर ऑफ़ द हाउस इलेक्ट हो जाएँगे। तो मैं समझती हूँ कि असेंबलियाँ जो है बाय द टाइम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो तश्कील पा चुकी होंगी। दूसरी बात ये कि तमाम जो है रिज़र्व सीट्स अनाउंस हो गई हैं, सवाए उनके जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रही है और उसमें इशू है लीगल। और मैं समझती हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के पास है, यकीनन अगले हफ्ते जैसे कह रहे हैं उसका फैसला आ जाएगा। उसके अंदर कोई लीगल कोई पेचीदगियाँ थी। एक तो पहले उनके इलेक्शन का एक इबाम था कि उन्होंने उसको ताख़ीर का शिकार किया, फिर देर से कराया, फिर उनके अपने ही एक मेंबर ने उसके ऊपर एतराज़ात किए। फिर वो उस मेंबर को उन्होंने कहा कि वो उसको एक्सपेल कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री जो है वो एविडेंस नहीं था। और उसके साथ-साथ अब जब उनके इलेक्शन जो है तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं हुए, जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थे, तो उनको निशान नहीं मिले। हालाँकि पीपल्स पार्टी तो इस हक़ में थी कि हर जमात को इसका जो है वो ज़रूर इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने एज़ ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। उसके बाद वो एक मरहला था, उसके बाद भी जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो उन्होंने हर उस जमात के अंदर कोशिश की जो उनका हदफ रही और फिर उन्होंने फाइनली ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जो कि जिसने इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट किया। यानी उसके जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने भी एज़ ए इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ना उतना ही उन्होंने कोई ख़वातीन की जो है वो लिस्ट जो है वो जमा कराई।
तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर कोई लीगल और टेक्निकल इश्यूज होंगे जिसको इलेक्शन कमीशन एड्रेस करेगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। बाकी तो देखें ये होता है कि बाज़ जगह पे कुछ इलाकों में इलेक्शंस नहीं हो पाते मौसम की वजह से या किसी और वजूहात की बुनियाद के ऊपर या किसी मेंबर की तबीयत की नासाजी या इंतकाल हो जाता है या ऐसे हालात हो जाते हैं। यानी इलेक्ट होके भी आप देखिए सिंध के अंदर हमारे एक एमपी है वो हल्फ लेने से पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि असेंबलियां तश्कील पा चुकी हैं, मेंबर्स ने हल्फ ले लिया है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्टोरल हाउस जो है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बिल्कुल हम समझते हैं कि सेनेट के अंदर भी जो खाली नशिस्तें हैं उन पे इंतखाबात होने चाहिए थे, अब 14 की तारीख है वो हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से अब सदारती इंतखाबात को ताखीर का शिकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद इलेक्शन एक्ट के तहत इसको जो है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर तमाम इंतखाबात और तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं और नोटिफिकेशन करने थे। अभी अब वो 14 दिन से कहीं ऊपर जा चुके हैं, ना तो रिज़ल्ट मुकम्मल हुए ना ही रिज़र्व सीट्स मुकम्मल हुई। और ये जो इक्का दुक्का तो वाक़यात होते हैं जहाँ पे सीटें खाली हों या कोई इंतकाल कर जाए या छोड़ जाए, लेकिन यहाँ तो अगर आप टोटल सीट्स 81 हैं, अगर उसको कन्वर्ट करें प्रेसिडेंशियल वोट के एतबार से तो 41 वोट बनते हैं वो। और फिर सेनेट के भी अगर 11 करें तो 52, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आपको याद होगा जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था और 20 नशिस्तें उस वक्त खाली थी जनरल और 5 रिजर्व। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाएं ताकि तमाम अरकान को ये हक मिलना चाहिए कि कायदे अमान का इंतखाब हो, तो उसमें वो अपना राय दही इजहार ज़रूर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो ये तो 52 बहुत बड़ा नंबर है, इसके बगैर तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा? देखिए बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, मैं ये वर्ड कहूंगी कि क्रिएट की गई, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी तो उसका ये मतलब नहीं था कि अगर एक शख्स वजीर आजम नहीं रहा तो पार्लियामान की नफी कर दी जाए। और या जो है जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किए बगैर असेंबली डिसॉल्व करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद जो है मुसलसल एक जो है मैं समझती हूँ कि एक इंतशारी कैफियत रही है, कभी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, कभी जो है दो चलती हुई असेंबलियां जहाँ पे हुकूमत हो उनको डिसॉल्व कर दिया गया। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी कि जिसके अंदर मुसलसल पाकिस्तान जो है वो एक जो है मैं समझती हूँ कि एक क्योस का शिकार रहा। स्पेशली जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हुए। अगर सूबों में 2 सूबों की आपने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, तो अगर आप उनके इंतखाबात कराने के लिए जा रहे हैं तो फिर असमें ये है कि जी तमाम मुल्क में एक वक्त में इंतखाब नहीं हो सकता। और अगर आप 2 सूबों के अभी कर दें तो फिर उनके अंदर केयरटेकर हुकूमत नहीं हो सकती। बहुत सारे उसके अंदर यानी हर चीज के अंदर इफ एंड बट्स थे। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि ये इंतखाबात वाला मामला हल हो जाए और ये तय हुआ कि जी ठीक है इंतखाबात की तारीख आ जाती है जुलाई में, तो उस वक्त जो है खुद जो है तहरीक इंसाफ के जो सरबराह थे वो उन्होंने जो है इससे इनकार कर दिया गया, जो उनके खुद अपने ही कायदीन कह चुके हैं कि जी वो उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि जी इस पर हम एग्री करें किसी भी किस्म की जो है वो जो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन चल रही है। फिर उसके बाद अभी इलेक्शंस हुए। देखिए इलेक्शंस के ऊपर हमारे तो 2018 में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जब आरटीए सिस्टम फेल हुआ, और अब इसमें कोई भान भी नहीं रहा। खुद उस वक्त जो सहूलतकार थे वो भी और जिन्होंने सहूलत हासिल की वो भी बता चुके हैं कि वो इंतखाबात किस तरीके से किसी एक जमात को बिठाने के लिए किए गए। और हमारे तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी जितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, न सिर्फ जानों का नजराना दिया है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हज़ारों कारकुन हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसके बावजूद जो है हमने ये कोशिश की कि मज़ीद जो है कोई नुकसान ना हो जाए, इस जद्दोजहद को हम ज़ाया ना होने दें और हम ये कोशिश करें कि जी ये जमहूरियत तो तसलसल चलता रहे, क्योंकि एक तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किया था। तो अब जो है मैं समझती हूँ कि इंतखाबात की डिमांड सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, मुसलसल कर रही थी। हम सबसे पहले अपना मंशूर लेकर आए, सबसे पहले हमने अपने कैंडिडेट्स दिए, एक बाकायदा बहुत अच्छी हमने इलेक्शन कैंपेन चलाई, हर सूबे में गए, हर शहर में गए, और अब इलेक्शन हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इसलिए असेंबली में बैठे कि आप अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो स्पेस हमारे पास है उसको नहीं हम चले, गंवा ये एक सकते। अच्छा साइन है कि पीटीआई भी ऐवान के अंदर ही है, इस दफ़ा वो बाहर नहीं गए। ज़रा काजी अहमद अकबर साहब की तरफ चलते हैं
क्या है साहब, एक तो ये ऐवान की तश्कील के हवाले से आपका एक नुक्ता नज़र है, तहरीक इंसाफ ने फ्लोर के ऊपर भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रा ये भी बताइएगा कि आपके पास इतने उम्मीदवार थे, आपके पास बड़े पोटेंशियल लोग हैं असम्बली के अंदर भी, जैसे उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट आए हैं, तो अचकज़ई साहब को सदारत का उम्मीदवार बनाना, आपकी अपनी पार्टी में से इतनी पिछले 1-2 सालों के अंदर आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी तहरीक चलाई, और ये अब अचकज़ई साहब को सामने लाना, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, सबसे पहला तो जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या हाउसेस कंप्लीट हैं। पंजाब असेंबली में भी पहले दिन से जिस बात पर हम लोग शोर मचा रहे हैं वो यही है कि हमारी 27 सीट्स बनती हैं, जब तक हाउस कंप्लीट ना हो जाए। अभी मेरी बहन ने खुद ही कह दिया कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो जाए, अदालत के भी इसके ऊपर एक डिसीजन मौजूद है, जजमेंट मौजूद है कि हाउस की कंप्लीशन जरूरी है बिफोर यू गो फॉर द इलेक्शंस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, या आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए जाएं। हमारा पहले दिन से मौकफ ये है कि पंजाब असेंबली में भी हमारी 27 सीटें अभी स्पेशल सीट्स के ऊपर मामला चल रहे हैं, और नेशनल असेंबली में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आती कि एक आइन है, जब आइन एक चीज को डिफाइन कर देता है तो फिर हम इफ्स एंड बट्स में क्यों पड़ जाते हैं। आइन की किताब तो बड़ी क्लियर है, वो ब्लैक है या व्हाइट है, उसमें ना इफ है ना बट है, तो व्हाई डू वी हैव टू गेट इनटू इफ्स एंड बट्स। मतलब हमें ये सोचने की क्यों जरूरत पड़ती है कि अगर पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, जब आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है कि चीफ मिनिस्टर किसी वक्त भी अपनी असेंबली डिसॉल्व करके या प्राइम मिनिस्टर अपनी असेंबली डिसॉल्व करके और नए इलेक्शंस में जा सकता है। जब वो जा सकता है तो इसमें तहरीक इंसाफ ने कौन सा गलत काम किया? हमारा आईनी हक था, हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक खौफ था। वो खौफ क्या था? वो खौफ ये था कि इन्हें इस बात का यकीन था कि ये पंजाब असेंबली और केपी असेंबली डिसॉल्व हुई है, अगर अब हम इलेक्शन करवा देते हैं तो ये दोबारा 3/4 मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। लाइकवाइज जब ये इलेक्शन हुआ हमने तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब ये इलेक्शन हुआ आपने देखा कि किस तरीके से हमारी इलेक्शन कैंपेन इन्होंने रोकी। आज आपने खुद अपने इंट्रो में बता दिया, हम कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम कहते हैं जी हम 8 फरवरी वालों को तो मानते हैं, 9 फरवरी वालों को नहीं मानते। ये कहते हैं जी हम 9 फरवरी वालों को मानते हैं, 9 मई वालों को नहीं मानते। कौम को इन्होंने 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान लाके खड़ा कर दी है। आज फिर गिरफ्तारियां, आज फिर लोगों को उठाना। एक तो खालिद साहब हमारा मैंडेट चोरी हो जाए, फिर हमारा जमहूरी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, जब हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं फिर हमारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मुझे बताएं कि आईने पाकिस्तान किधर है? मैं तो आईने पाकिस्तान की बात करता हूं, मेरी जमात तो रूल्स की बात करती है, मेरी जमात तो प्रोसीजर्स की बात करती है। जब उनकी बात आती है तो फिर ये इफ्स एंड बट्स निकाल कर ले आते हैं। फिर आपने सवाल किया अचकज़ई साहब के हवाले से। देखें इस टाइम पे पोस्ट 8 फरवरी 2 मामला चलने शुरू हुए। एक मामला तो वो कि 8 फरवरी को जो लोग जीते और उसके बाद फिर जो 9 को फॉर्म 47 के तहत जीत कर आए, एक वो मामला। दूसरा फिर वो जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, और हमने बाय द वे कल कह दिया कि हम तो केपीके की भी हर सीट ओपन करने के लिए तैयार हैं। हर जमात के बाद कह रही है कि ये इलेक्शंस में धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है, और हम ये कहते हैं कि धांधला भी नहीं हुआ, ये डकैती हुई है दिन दहाड़े। दिन दिहाड़े इन्होंने फॉर्म 45 को पीछे छोड़ा, अपनी मर्जी से फॉर्म 47 प्रिंट आउट किया, उसके बाद बैठ गए और ठप्पे पे ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। इस हालात में जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे हम ख्याल सामने आए हैं, जो कि माजी में शायद हमारे साथ नहीं थे, अचकज़ई साहब का भी माजी आपके सामने है, मौलाना फजल रहमान साहब का हमेशा अचकज़ई साहब का हमेशा एक मौकफ रहा है, वो हुकूमतें बदलती रहती हैं तो इसलिए वो तो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, हुकूमतें बदलती हैं तो हुकूमत वालों की पोजीशंस बदल जाती है। अचकज़ई साहब का एक ही मौकफ है, जो आज था वही 2018 में, वही 2013 में था। आज का हमारा मौकफ और उनका मौकफ आपस में अलाइन कर रहा है। उसी अलाइनमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको एज अ सिंबल, एज अ टोकन हम उनको सामने लेकर आए हैं, बिकॉज हम ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये जेन्युइन मैंडेट नहीं है और किसी हवाले से भी नहीं है। इसलिए हमने अचकज़ई साहब को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया और आज भी हम उसी मौकफ पे खड़े हैं कि हाउसेस कंप्लीट नहीं है। ये आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रख लें, जिस दिन सेनेट का इलेक्शन गुजर जाएगा,
प्रेसिडेंट का इलेक्शन गुजर जाएगा, उसके बाद ये सारी सीटें हमें दे देंगे। आपको पता है कि हमारी अगर स्पेशल सीट्स हमें ये देते हैं, 5 से 6 सीटें सेनेट की एक्स्ट्रा बनती हैं। वही तो रोकना इनका मकसद है। पहले इनका टारगेट था हमें पंजाब से रोकना, फिर इनका टारगेट था हमें वफाक से रोकना, अब इनका टारगेट है हमें सेनेट में हमारी स्ट्रेंथ को कम करना। तो मैं समझता हूं कि ये जब तक खालिद साहब जो ओरिजिनल मैंडेट है, जो कि पाकिस्तानी कौम ने, वो लोग जो सुबह निकले, एक घर के 4 अफराद थे, किसी की वोट कहीं लिखी हुई थी और किसी की वोट कहीं निकली हुई थी, उन्होंने इंश्योर किया कि वो चारों अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे बैठे और एक घर के होने के बाद उन्होंने वहां जाके वोट पोल किया और अपना हक इस्तेमाल किया। अवाम ने डेफिनेटली बड़ी ढूंढ के वोट डाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो है कि मैं सैर का इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद भी हमने देखा कि लॉन्ग मार्च भी हुए पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाज भी हुआ और इस्लामाबाद में बड़ा एक तवील धरना भी दिया गया और एक से ज़्यादा लॉन्ग मार्च हुए थे उसके बाद। लेकिन अभी ये जो पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं सिचुएशन कि इलेक्शन हो गए, प्रोसेस गुजर गया, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, मेरे ख्याल एक जगह मुख्तस होनी चाहिए। ठीक है जी, फ़लाँ जगह आप आएँ, मुजाहरा करें, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई और हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए, जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए, आएँ प्रोटेस्ट करें, तकरीरें करें, वापस चले जाएँ। लेकिन जिस अंदाज में आज पंजाब पुलिस जो है कि वो अपनी रवायात को बरकरार रखे हुए, आप नहीं समझते कि इससे बदमज़गी तलखी सियासत के अंदर मज़ीद बढ़ेगी? रैदर दैन के मामलात को अब जब हुकूमतें बन रही हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ माहौल ऐसा बनाए जो अफ़ाम व तफ़हीम का हो, आगे बढ़ने का हो, उसको नुकसान पहुँचेगा? देखिए, कल जो इलेक्शन हुए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के, मैं समझती हूँ कि बड़ा एक अच्छा जो है तमाम प्रोटेस्ट या उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोसेस था, इसलिए कि एक जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल हुआ, दोनों तरफ से जो है कैंडिडेट्स आए और एक बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है मुकम्मल हुआ। जो स्पीकर जिन्होंने राज्यपाल अशरफ जिन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, उन्होंने भी बड़े एहसन तरीके से सबको मौका दिया और मुबारकबाद भी दी और दोनों जमातों के साथ एक बड़ा अच्छा उनका जो है रवैया रहा। इसी तरीके से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, उन्होंने भी बहुत अच्छा जेस्चर शो किया और मैं समझती हूँ कि ये एक जो है पॉजिटिविटी थी। बाकी बिल्कुल देखिए, जो पुरअमन है एहतजाज उसका हक होना चाहिए, मगर मैं आपको ज़रूर याद करना चाहूँगी कि 2014 का जो धरना था, जब अवाम को एक तरगीब दी गई कि हुंडी से पैसा भेजो और जो है वो पीटीपी पे हमला करो, रोड ब्लॉक कर दो, लोगों को पकड़ेंगे, चौक पे फांसी लगाएंगे। ये देखिए, ये तमाम चीजें जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन हुई या सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी तबाह हुआ, या हमने जिस तरह से एक हेट्रेड को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना दिया, मैं समझती हूँ कि वो नाकाबिले माफी है। फिर अगर इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, ये आपके ने और मैंने हमने देखा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो शायद उस वक्त कोई सजा जजा का अमल होता तो शायद 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया ना पेश आता। जब ये हुआ कि हमने अपने ही मुल्क के असाते, अपने ही मुल्क के इदारे, अपने ही जो है वो शोधा की यादगारें, हर एक को हदफ बनाया गया और एक बदतरीन मिसाल कायम की गई। पूरी मतलब एक ही होता है कि आप जो है आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप उनके लिए प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। आप मुझे बताएँ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, ठीक है? पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, उसके अलावा मैं आपको ये भी याद कराऊँ कि 2021 में उस वक़्त के जो गवर्नर पंजाब थे या रज़ाक दाऊद थे, वो बिल्कुल उनके जो है शब्बर ज़ैदी के भी बिल्कुल बयानात रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जी हम दिवालिया हो चुके हैं। फिर जिस तरीके से आईएमएफ की कंडीशन जो है वो साइन की गई और उसके बाद फिर उसको वायलेट किया गया। मुसलसल आइन की बात करने वालों ने मुसलसल ऑर्डिनेंसेस पे मुल्क चलाया, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने तो मतलब एक जेस्चर दिखाया ना, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐवान में आके बैठे, ठीक है? हमने ये कहा कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं, कौमी सलामती की मीटिंग में बैठने को तैयार नहीं थे। तो जहाँ पे हर रोज़ आइन शिकनी हुई, जहाँ पे ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बड़े सवाल उठा दिए गए, तो आप ये देखिए कि हम किस किस्म के क्राइसिस से गुजर रहे थे। और बिल्कुल आपका हक होता है, आप देखते हैं पाकिस्तान जो है माशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान के अंदर हमें आगे बढ़ना है, आप 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें। इंटेंशन क्या है कि एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो तमाम पार्लियामान की नफ़ी कर दें। ठीक है, बात ये है कि हम कोई आपके मैंडेट से इनकार नहीं करता। अब ये कि जी मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी धांधली हुई, तो उनके साथ तो धांधली फिर केपी में हुई ना, केपी में हुई, ठीक है? इसी तरीके से जो है हर जमात के अपने-अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बहुत से आपने देखा कि अगर ऐसी इतनी ही ज़्यादा धांधली होती तो बहुत सारी अहम नशिस्तें जो है वो
वो जो है आपने जीती और जो जीतने वाले थे उन्होंने जो है वो शिकस्त का सामना किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि जी बिल्कुल जी बहुत 100% शफाफ इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ कभी भी बहुत शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करना, क्या हम पीपल्स पार्टी ने नहीं एक जेस्चर शो किया कि जी आपने, हमारे पास तो वो नंबर नहीं है, आप हुकूमत बनाते हैं तो बैठे, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है कि ना हमने कभी इंतकामी सियासत की है, ना ही हमने जो है किसी को ऐसे अलकाबात से नवाजा है, ना ही अच्छा, इस पे हमने एक ये सवाल पैदा होता है अभी जरा। सियासी कैदियों को रिहा किया है। लेकिन इन्होंने कहा जी हमने किसी से बात नहीं करनी। आज इनको शर्म आती है क्या? बानी तहरीक इंसाफ माफी मांगेंगे जो हर वक्त मौलाना जो है फजल रहमान को डीजल डीजल करके, ठीक है, आपने लोगों के दिलों में कैसे बीज बोए हैं नफरत के? क्या क्या जो है अचल जही साहब को अपने नामजद किया, आप क्या उनसे माफी मांगेंगे? देखिए बात यह कि लोगों के जहन में कुछ नक्श रहते हैं, तो आप ये देखना चाहिए सियासत करें, नफरत ना करें। अच्छा, एक सियासत सवाल ये कोई पैदा नफरत होता है, मैं ज़रा ब्रेक भी लेनी है यहाँ पे, तो ब्रेक के बाद उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन वो सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हम हर दफ़ा सियासी कायदीन हमेशा सज़ाएँ भुगतते हैं? तमाम सियासी जमातें जो है कि वो उनके लीडर्स जेलों में जा चुके हैं, मुख्तलिफ नाकर्दा गुनाहों की भी वजह से भी जेलों में गए हैं और बड़ा तवील अरसा बंद रहे हैं। लेकिन ये जो आपका अवाम का मैंडेट होता है, जो तमाम सियासी जमातें ये भी भुगत चुकी हैं कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया, डाका डाला गया, कभी 2018 में, कभी 2013 में, कभी 2002 में और इवन 90s के अंदर भी। लेकिन ये जो मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले हैं, इसके ऊपर सियासी जमातें क्यों नहीं मुत्तफिक होती कि उनको एक दफ़ा उस जगह पर लाएं जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर या सियासी क़यादतें जो हैं उन जगह पे जाती हैं, सज़ाएँ काटती हैं जिन नाकर्दा गुनाहों की, तो अगर इनको भी एक दफ़ा वहाँ पे लेकर आएँ तो शायद मामलात ठीक हो जाएंगे। ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस नुक्ते अपने पैनल से जो है कि इनकी आरा हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं और जो हुकूमत साजी का अमल है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मामलात कैसे आगे जाएंगे। ब्रेक से पहले एक मैं सवाल छोड़ गया था, काई साहब आपसे मैं पहले राय ले लेता हूँ कि क्या एक बार हमें तमाम सियासी जमातों को बैठ कर ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि इसमें जो भी हो, इलेक्शन कमीशन है या कोई और है या सियासी जमात है, तयन किया जाए कि ये बार बार हम आवाम के मैंडेट पे जो शब खून मारते हैं, कभी पीपल्स पार्टी को नुकसान होता है, कभी नून लीग का होता है, कभी आपका होता है, तो इसका एटलीस्ट एक दफ़ा तो जो इसके मुजरिम है उनको किसी जगह पे हम किसी मकाम पर पहुंचाएं ताकि उनका शायद हाथ रुक जाए। वरना आप बारी बारी सारे जेलों में भी जाएंगे, बारी बारी सारा आपका मैंडेट भी चोरी होता रहेगा, तो आप कोई गट्ठे बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते? जी खालिद साहब, बड़ी अच्छी बात है। देखें ना, अलकाबात की बात की गई तो बेसिकली तो ये 1988 से जो एक सियासत का बीज बोया गया, जिसमें जहाजों से तस्वीरें फेंकी गई, एक दूसरों को असेंबलियों में बड़े बड़े खूबसूरत नामों के साथ पुकारा गया और फिर अवामी जलसों में खड़े होके जिस तरीके से एक दूसरे की जगहसाई की गई, उनकी शख्सियत और किरदार के ऊपर जिस तरीके से बातें की गई, ये उस टाइम तहरीक इंसाफ वहां पे मौजूद नहीं थी। नहीं, ये काई साहब एक चीज मैं आप सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, मुआवजा चाह रहा हूँ कता कलामी की। ये 88 से नहीं, ये 1960-65 से हुआ था जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ गद्दारी के फतवे दिए गए थे और बहुत कुछ कहा गया था, वो हम नहीं बोल सकते। हमें एग्जैक्टली माय पॉइंट। फिर दूसरी बात ये है कि क्या 1988 और उसके बाद तंजीमें नहीं बनी जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट विंग की तंजीमें थी, और उन पार्टियों की उनको कौन सी पार्टियां उनकी सरबराही कर रही थी और कौन उनकी सरपरस्ती कर रही थी, ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। बातें, वो कहते हैं ना, किसी को नसीहत करना और मत देना बड़ा आसान है, बट जब अपने माजी को आप खंगालते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि आप किस किस दौर से और किस किस अंदाज से गुजरे हुए। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आफ्टर ऑल तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा 1980 की दिहाई में कौन चक्की में पिस रहा था, फिर 90s के एंड में कौन चक्कियों में पिस रहा था, फिर 2000 की जो दिहाई थी उसमें कौन पिस रहा था और आज कौन पिस रहा है। बारी सबकी आई है
और आगे भी ये इसी तरीके से चलते रहना है। लेकिन क्या हम में से किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। हमने कहा कि ईवीएम लेकर आए, हमने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से बैठे। 18 महीने तक खालिद साहब कमेटी बनी रही, ना पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उसमें आते थे, ना नून लीग के नुमाइंदे आते थे। बार बार उनको बुलाया जाता था कि आए ईवीएम के ऊपर बात करें, आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, वोटर लिस्टों के ऊपर बात करें, ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उनके ऊपर सवालात ना उठ सके। किसी ने बात नहीं मानी। आज बैठकर तो सारे बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी बेजाब्तियां और धांधलियां और हर इलेक्शन में हुई है, तो रोकनी किसने? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। ये सियासी जमातों ने रोकनी है, और वो सियासी जमातें जो जेन्युइन मैंडेट के ऊपर आना चाहती हैं, वो सियासी जमातें जिन्हें ये एतमाद हो कि पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है, वो सियासी जमातें कभी भी ईवीएम की तरफ नहीं आएंगी जिनको पता हो कि हमने फॉर्म 47 के तहत आना है। वो सियासी जमातें कभी भी याद रखिएगा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगी जिन्हें पता हो कि हमने अपनी सदारत का इलेक्शन, हमने अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ द हाउस का जो इलेक्शन है वो हमने बगैर हाउस की कंप्लीशन के करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हर सियासी जमात को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमने किया है, हम आगे भी करने को तैयार हैं। आज ये अनाउंस करें, अब तो गवर्नमेंट इनकी बन रही है ना, तो ये बैठ गए, उधर पीडीएम 2 आ चुकी हुई है, तो आज ईवीएम के ऊपर बात कर लें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स देने की बात कर लें, वोटर लिस्टों के ऊपर बैठ के बात कर लें, जो नादरा में बेज़ाब्तियां हो रही है उनके ऊपर बैठ के बात कर लें। ये कभी भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये बेनिफिशियरी है सिस्टम के। जो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो बैठ के नसीहतें करेगा, लेकिन जब खालिद साहब प्रैक्टिकल बात करने की आएगी तो ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये अलमिया रहा है हमारा। मैडम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि हमेशा हमने तनकीद की है, लेकिन जब जिसको हुकूमत मिल रही होती है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे चला जाता है। 2018 में आपने कहा, सारा हवाला दिया आरटीएस का, उस वक्त इमरान खान साहब ने जो है कि शायद कंप्रोमाइज़ किया होगा। 2013 में इसी तरह से मामला थे। ये एक चीज़ अभी भी जो मैंने थोड़ा सा ओपनिंग में भी तज़किरा किया था कि केयर टेकर सेटअप के अंदर जो ज़िम्मेदार थे बहुत सारी चीज़ों के, उनको अभी सियासी जमातें अगर अहम तरीन मनसब देंगे, और अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को ही देख लें हम, वो आपकी पार्टी से पहले नून लीग में शामिल हुए, नून से पहले जो है कि वो केयर टेकर जब थे उस वक्त वो बाप पार्टी में थे, तो इतनी जल्दी उन्होंने 3-4 पार्टियां स्विच की, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो आप लोगों की मर्ज़ी के बगैर बने गए हैं वहाँ पर, और अनअपोज वहाँ पे बन गए हैं। ये हम ट्रेडिशन नहीं बना सकते। ज़रूरी है कि क्या आसिफ जरदारी साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे जेलों की चक्कियों में पिसती रहीं, या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेलों के अंदर रहें, या इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही हमेशा जेलों की चक्कियों में पिसते रहें, लेकिन जो इलेक्शन के अंदर मनूवरिंग करते हैं, जो इलेक्शन को चोरी करते हैं, आपके साथ भी हुआ ये सारा कुछ। सिर्फ अभी हम 2018 की या अभी की बात नहीं कर रहे, हम माजी में चले जाते हैं। एक दफ़ा तो तय कर लेना चाहिए कि अच्छा ये कौन करता है, अवाम के हक पे डाका मारता है, ज़रा उसको भी एक दफ़ा उस मुकाम तक ले जाएं, ज़रा उसको भी एहसास हो कि इसका नतीजा क्या होता है, क्या तकलीफ होती है, इससे अगर गुरेज किया जाए तो क्या फ़ायदा होता है मुल्क को। देखिए, बड़ी जिद्दोजहद के बाद हमने पॉलिटिकल स्पेस गेन की। सदर मुमलिकत साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो 5 साल फिनोमेना ये था कि अगर मेरी बात जी आवाज आ जी जी, ये सैर कामरान साहब कमेंट्स कर रही हैं, इसके बाद कर लीजिएगा कायद साहब। ठीक है, उन्होंने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल की। हमने 2008 में जब हुकूमत बनाई तो नून लीग को भी हमने उसमें शामिल किया। मकसद ये था कि चार्टर डेमोक्रेसी साइन हो चुका था, पाकिस्तान को लेके आगे चले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी राहें जुदा की, उस वक्त उनको वो सूट करता था, वो काला कोट पहन के अदालत में चले गए। आप देखें, 30 सेकंड की सजा देकर जो है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि मुतफ़क्का तौर पे प्राइम मिनिस्टर थे, यूसुफ गिलानी, उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन हमने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। राजा परवेज अशरफ इलेक्ट हुए। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्ट हुए, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आए। 2013 में हमें वो सभी तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिक्योरिटी सिचुएशन में हम कंपेन नहीं कर सके, हमें पंजाब से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। लेकिन हमने ये सोचा कि जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हम आके पार्लियामेंट में बैठे। उस वक्त फिर नवाज शरीफ साहब के 2014 में इमरान खान साहब ने शुरू किया, 35 पंक्चर, बाद में कहा नहीं जी वो सियासी बयान था। फिर 2014 का धरना, फिर 2014 के धरने के बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही,
फिर जो है एपीएस का अफसोसनाक वाकया और उसके बाद 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने भी कोशिश की कि चले जो है शायद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। फिर इमरान खान साहब का वक्त आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोच लिया कि किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, किसी पे जबर नहीं होना चाहिए। क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे उस तकरीर की जो उन्होंने न्यूयॉर्क में की? वो जो उनके जुमले थे कि लोगों को उन्होंने चौक पे फांसी पे टांगना था। क्या जो है जिस तरीके से फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए रात के 12 बजे जो है वो हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया। अच्छा, इस पे तो शायद सारी सियासी जमातें आ जाएंगी। अच्छा, नहीं, मैं जरा इस बात को जरदारी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, उनको बच्चों से मिलने नहीं दिया, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल स्पेस हमने गेन की थी, इन्होंने कहा कि मेरा तो मैनिफेस्टो आर्मी के उस पर चलता है। इन्होंने जो है तमाम जो पार्लियामेंट है वो ऑर्डिनेंसेस से चलाई, इन्होंने जो है वो यूज करके जो है वही अपनी जो उनकी एक उनको सपोर्ट थी, उन्होंने पार्लियामेंट को होस्टेज बना दिया। उन्होंने ये तक किया कि अभी भी आप ये देखें कि फॉर्मर डीजी आईएसआई उनके टिकट पे इलेक्शन लड़के जो है मेंबर बन जाता है। तो बात ये है डीजी आईएसआई मतलब आईएसआई के ब्रिगेडियर एक बन जाते हैं। देखिए बात ये है कि आपने जो हमने कुर्बानियां देके जो स्पेस हमने गेन की थी, आपने सिर्फ इसलिए नहीं कि जमहूरियत के लिए, इसलिए कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। अच्छा, आप समझते थे वो आएगा तो आपको 10 साल देगा। मैं आपसे ये एग्री कर रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपके प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड की सजा हुई और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। अभी इसी इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट ने 3 अफसरों को 6 माह 4 माह 2 माह की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन वो अफसर अभी भी अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप यके बाद दीगरे, आप प्राइम मिनिस्टर हों, आप चीफ मिनिस्टर हों, आप मिनिस्टर्स हों, आप जेलों में बार बार जा रहे हैं और ऐसी बाज़ वजूहात की बिना पर भी जो आपके नाकर्दा गुनाह हैं। तो फिर जो है कि लेकिन दूसरी तरफ जो है कि जो बाबू हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो ये आप किसी जगह पे नहीं बैठ सकते यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी ने कब नहीं कहा कि आए इस पे बैठते हैं? आज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी गुलाम नबी जरदारी ने कहा कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, एक चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन चाहिए। हम तो हमेशा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ये कहती नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या जो बानी पीटीआई है वो जेल के अंदर रह के भी वो ये बात करते हैं कि आए हम बैठे? नहीं, वो तो रोज एक नफरत का नया बीज बोते हैं। चल एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। साथी जमात को डिस्क्रेडिट कर दिया, जिन लोगों को बुरा भला कहते थे, जिन लोगों के लिए हेट्रेड दिखाते थे, उनके पास जा रहे हैं। अपनी जमात के लोगों को जो है वो कोई अहमियत नहीं कर रहा। ब्रेक ले लेते हैं, इस पे कादी साहब से भी वक़्फ़ ले लेंगे। इस पे थोड़ा सा बात को जो सोशल मीडिया के ऊपर बैन की बात की जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बैन किया जाए और सेनेट में करारदाद भी पेश हुई है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे सोशल मीडिया पे बैन के हवाले से। काजी साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। एक तो मैडम साहब कामरान साहिबा ये कह रही थी कि क्या अभी भी वो रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहेंगे इमरान खान साहब, और दूसरा ये सेनेट में करारदाद पेश हुई है, बैरमंद तंगी साहब ने की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, अभी ये रिटायर भी हो रहे हैं 11 मार्च को, कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए। तो इन दोनों हवालों से ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा। देखें, पहले तो एक चीज मैं वाज़ेह करता चलूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो 17 से 20 की एवरेज आती है ऑर्डिनेंसेस की 2008 से लेकर, जब पीपल्स पार्टी की और नून लीग की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई और फिर हमारी गवर्नमेंट तक। तो ये बार बार जो सैयद साहिबा फरमा रही है ना कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस पे चल रही थी, आप काइंडली अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। और अब खालिद साहब ये आज की डेट भी नोट कर लें जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, और फिर 1 साल बाद प्रोग्राम करके मुझे बिठाइएगा कि इस साल इन्होंने एवरेज एक्सीड की है या नहीं की है। आप देखिएगा कि इस गवर्नमेंट में कितने ऑर्डिनेंसेस आएंगे। जब तक हंग पार्लियामेंट्स आती रहेंगी,
जब तक आप प्रॉपर मैंडेट जिस जमात का है उसको नहीं देंगे, तब तक आपको ये ऑर्डिनेंसेस का इशू फेस करना पड़ेगा। ये आप किसी एक पार्टी को इसके ऊपर जो है इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आप एवरेजेस निकाल के देख लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी तमाम ताकत का मंबा जो है वो अवाम है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर सोशल मीडिया बंद करने की आप क्यों बात करते हैं? या तो वो पार्टी को डिसोन करें या पार्टी उनको डिसोन करे। बिकॉज पीपल्स पार्टी में तो जब भी किसी ने सेन आवाज उठाई, चाहे वो हमारे वकला बरादरी में से लोग थे, चाहे उनके पुराने सेनेटर्स थे, जिसने भी आवाज उठाई उनको इन्होंने अपनी पार्टी से और सीईसी से फारिग कर दिया। ये जो मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू डू प्रैक्टिकली एंड व्हाट यू टॉक अबाउट। हमने हमेशा यही सुना है कि पीपल्स पार्टी इज वेरी प्रो डेमोक्रेटिक, जहां पे आपके सेनेटर्स खड़े होके ये कह रहे हैं कि एक बेसिक राइट ले लिया जाए। क्यों? इसलिए कि अवाम बात ना कर सके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसलिए कि अवाम बात ना कर सके कि आज क्या फस्तायत हो रही है। पिछले तो आपने जो 8, 9, 10 महीने थे वो तो आप डालते रहे केयर टेकर सेटअप के ऊपर। अब मुझे बताएं कि अब जो कारकुन उठाए जा रहे हैं, अब जो एक्स बंद किया जा रहा है, वो कौन बंद कर रहा है, उसके पीछे कौन है? और फिर मुझे ये भी तो आज आप अपने प्रोग्राम में बताएं कि आपके पास इख्तियार क्या है। आप लोग तो सिर्फ नाम के लोग हैं, आपकी तो डोरें कहीं और से खींच रही हैं। और मुझे दुख तब होता है जब पीपल्स पार्टी जैसी जमात, जिसने शहादतें दी हो, जिसने जेलें काटी हो और एक एक दिहाई की जेलें काटी हो, जिनके वर्कर्स के ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ फायरिंग की गई हो, उनकी डोरें भी कोई और खींच रहा हो, तो आप किस मुंह से बात करते हैं? आपके सेनेटर्स खड़े होकर सेनेट में जो है वो कहते हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए। अब आप फोन कर दे अपने सेनेटर को, या अपने सेनेटर को कहें कि वो डिसोन कर दे आपकी पार्टी को। जमहूरियत की सिर्फ बातें हैं, आप बात रिकंसिलिएशन की करते हैं। आप कहते हैं बिलावल साहब ने कहा कि रिकंसिलिएशन किस बात की रिकंसिलिएशन? ये है कि तुम सदर बन जाओ और मैं वजीर आजम बन जाऊं। कैसा, ये तो पीटीआई के मंशूर में भी पहला नुक्ता यही था, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो, ये तो पीटीआई के मंशूर में था। ये नहीं है, हमें वो रिकंसिलिएशन चाहिए जिसमें इकोनॉमिक रिकंसिलिएशन हो, जिसमें गरीब के बारे में रिकंसिलिएशन हो, जिसमें इलेक्टोरल फॉर्म्स के ऊपर रिकंसिलिएशन हो। आपके ओहदे बांटने की रिकंसिलिएशन जो है वो अब पाकिस्तानी कौम मजीद आपका ये चूरन नहीं खरीदेगी। चले, मैं जरा सैर कामरान साहबा से भी कमेंट्स ले लेता हूं कि ये बहरामंद तंगी साहब ने जो करारदाद है, क्या ये इन्होंने इंडिविजुअली किया या पार्टी की कंसेंट है? वो कह रहे हैं तमाम फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, हर चीज बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल क्लियर मौके पे हम इजहारे राय पे किसी किस्म की पाबंदी के बिल्कुल खिलाफ है और मुसलसल इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है इसको खत्म किया जाए। हम सब फेस कर रहे हैं और हम जो है ये चाहते हैं कि जी एक मुकम्मल आजादी हो। जहाँ तक कि बहरामंद तंगी है, उन्होंने पहले भी जो है कोई एक ऐसी स्पीच की थी जिसमें उनको एक्सप्लेनेशन भी मिला था और उनकी बुनियादी रुकनियत भी मनसूख कर दी गई थी। एज ए इंडिविजुअल वो पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने अगर एज ए इंडिविजुअल कोई चीज की है, हम उनकी रुकनियत जो है वो मनसूख हो चुकी है, वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका इंडिविजुअल फेयर है, वो उनकी क्या सोच है, वो किस सोच के तहत क्या करना चाहते हैं। देखिए, इजहार राय पे पाबंदी कभी नहीं लग सकती। जो पानी बहता है वो अपनी राह जो है वो ढूंढ लेता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मसला ये है कि एक जमात बात करना ही नहीं चाहती। वो कौन सी रिकंसिलिएशन, कौन बात करेगा? क्या हमने कश्मीर के इशू पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? कौमी सलामती के इशू पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? इकोनॉमी पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? अभी भी जब ये इलेक्शन हो रहे थे तब भी नहीं कहा कि बैठ के बात करें? इलेक्शन होने के बाद भी नहीं कहा कि आए बैठ के बात करें? बात यह है कि एक तरफ जो है वो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक इंतशार है। कभी IMF को खत लिखें कि जी इनकी जो है पाकिस्तान को जो है वो लोन ना दिया जाए। ये तो मैं समझती हूँ कि इसका मकसद जो है ना, मुझे लगता है कि मकसद जो है आगे बढ़ना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि क्योस रखना है। चले, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। कई सब क्विकली बड़ा, अगर एक जुमला बस बोलने में बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। आपके घर पे जो शख्स चोरी करे और आपको ये साबित हो जाए कि उसने चोरी की है, तो आप क्या अगले दिन उसके साथ बैठ के रिकंसिलिएशन करेंगे कि आज हो यार मेरे घर से तो ये चीजें उठाई है? लेकिन चले, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन में पहले गलती का इतराफ होता है, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आज का प्रोग्राम का टाइम है साहिर कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के हमारे साथ थे नाज़रीन। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।